हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो आइए समझते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अलग अलग मतलब अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरह का व्यवहार करता है, बिहेवियर शो करता है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन और व्यवहार के आधार पर मैग्नेटिक मटेरियल को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि मैग्नेटाइजेशन और बिहेवियर के आधार पर हम मैग्नेटिक मटेरियल को तीन भाग में बांट सकते हैं, तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा डाई मैग्नेटिक एलिमेंट, दूसरा हो गया पैरामैग्नेटिक, तीसरा हो गया फेरोमैग्नेटिक। तो नेचर के अंदर जितने मैग्नेटिक मटेरियल है इस तरह से हम उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायो, पैरा और फेरो। पैरा और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो कौन ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा? ज़्यादा मैग्नेटाइज होने वाला होगा फेरो और कम मैग्नेटाइज होने वाला होगा पैरा। इन दोनों से अपोजिट नेचर रखने वाला होता है डायो, उल्टी प्रवृत्ति का। पैरा और फेरो से मैग्नेट से ये रिपेल होते हैं। हम जानते हैं कि पैरा और जो फेरो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर पैरा थोड़ा कम और फेरो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये डायो क्या होता है, मैग्नेट से रिपेल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डायो, पैरा और फेरो क्या होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल हम उसे कहते हैं जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और जिसका उपयोग हम मैग्नेट बनाने में कर सकें। द मटेरियल which can be easily magnetized and can be used to make magnet, जैसे आयरन, निकेल, स्टील, ये सब। तो डायोमैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है? फीबली मैग्नेटाइज अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। कम मैग्नेटाइज होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज होगा। इसका जो ससेप्टिबिलिटी होगा मतलब काई एम, जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इज स्मॉल एंड नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसको अगर हम आंकड़े की बात करें तो इसका जो होता है -1 शॉर्टर देन काई एम इज शॉर्टर देन 0। तो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू छोटा होता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो डायोमैग्नेटिक सबस्टांस का मैग्नेटिक परमिटिविटी पॉजिटिव होता है और 1 से कम होता है। रिलेटिव परमिटिविटी इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, 0 इज शॉर्टर देन म्यू आर एंड इज शॉर्टर देन 1। तो म्यू आर क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी। इंडिपेंडेंट इस टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए, डायोमैग्नेटिक जो सबस्टांस है उसके मैग्नेटाइजेशन पर कोई असर नहीं होता है। इस तरह से ये क्यूरी लॉ का पालन नहीं करता है। इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन varies linearly with H and saturatable at low temperature tends to move from a stronger to weak magnetic field. Pd, H2O, NaCl, Bi, Ci, सिलिकॉन, Sb, ये सब इसका उदाहरण है। गोल्ड भी इसका उदाहरण है डाईमैग्नेटिक का। और अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें तो फिबली मैग्नेटाइज अलोंग एप्लाइड फील्ड, ये मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी क्या होती है? स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है। 0 इज शॉर्टर देन काई एम इज शॉर्टर देन ई। तो काई एम क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी वेरीज एज 1 इज शॉर्टर देन म्यू आर इज शॉर्टर देन 1। उसके बाद काई एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/2। ये अगर हम गर्म करें इसको, ताप को बढ़ा दें तो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रभावित हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन कम होने लगता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नियरली विथ एच टेंस टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मैग्नेटिक तरफ आकर्षित होता है तो इसका मतलब हो गया कि वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरह जाता है। सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, CuCl2 हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की बात करें तो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज, काई एम ग्रेटर देन 1000, लार्ज वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी यू आर इज ग्रेटर देन 1000, और काई बराबर होता है 1/T माइनस TC, T इज ग्रेटर देन TC। I and H shows non-linear change and ultimately dense saturation tends to move quickly from weaker to a stronger magnetic field। निकेल, कोबाल्ट, फेरस, ये सब हो गया उदाहरण फेरोमैग्नेटिक का। तो मैग्नेटिक फील्ड दुनिया में जितने मटेरियल हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, डाई, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि पैरा की इंटेंसिटी थोड़ी कम और फेरो की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी मैग्नेटाइज होने का अर्थ हो गया कि ज़्यादा मैग्नेटाइज होने वाला हो गया फेरो और कम मैग्नेटाइज होने वाला हो गया पारा। डाई की प्रॉपर्टी पैरा और फेरो से उल्टी होती है। अब जहाँ हम देखते हैं कि पैरा और फेरो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, वहीं हम देखते हैं कि डाई मैग्नेट से रिपेल होते हैं। कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, जैसे आयरन, निकेल, ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। अब डाई क्या होगा, मैग्नेट से दूर भागेगा। तो डाई मैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेट से वीकली रिपेल होता है। डाई को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यह मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। अब उसके बाद नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दूर में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो डायो जो मैग्नेटिक सबस्टांस है ज़्यादा से कम मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट करता है। अब इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक बॉल लेते हैं, उसमें डाई मैग्नेटिक मीडियम का पाउडर डाल देते हैं और नीचे में थोड़ी दूर पर 2 मैग्नेट रख देते हैं, दोनों तरफ गड्ढा, और बीच में उभार साबित करता है कि डायो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट करता है। मैग्नेट को पास रखने पर क्या देखते हैं कि बीच में गड्ढा हो जाता है। इस तरह से जब डाई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये मतलब हो गया यहाँ पर अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम और बाहर ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डाई मैग्नेटिक केस में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, और अगर मतलब वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो दूर दूर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसके बाद मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें तो हम लिख सकते हैं μr बराबर μ/μ0 और μr बराबर V/V0। μr क्या हो गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक केस में μr इज शॉर्टर देन 1, इसलिए तो डायमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से कम होता है। यहाँ पर कुछ टर्म है, जैसे मतलब ψm, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो मतलब काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूज होता है। तो काई एम बराबर μr-1, तो काई एम स्मॉल निगेटिव, काई एम का यहाँ पर स्मॉल निगेटिव वैल्यू होगा, जैसे -0.5, -0.7। अब डायोमैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है उसके मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे समझते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है और पेयर में इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लॉकवाइज चलेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और फोर्स जो लगेगा F बराबर -q v/v, और Fe जो इलेक्ट्रॉन घूमता कैसे है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स से, इसको हम लिख सकते हैं Fe बराबर mv²/r, और करंट के लिए हो गया I बराबर q/t। तो डायो में इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में होता है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाता है। इवन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर घूमता है सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, तो क्लॉकवाइज घूमने वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए F बराबर हम -q v/v लिखते हैं, और F बराबर q v/v में निगेटिव साइन लगाते हैं।
इस तरह से F बराबर माइनस क्यू V क्रॉस B हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू डाई के मामले में घट जाता है और दूसरे के लिए बढ़ जाता है। तो एक का इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबका मैग्नेटिक फील्ड एड होकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। इस तरह से हम इसको समझे। अब हम समझते हैं पारा मैग्नेटिक को। तो पारा और फेरो की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, लेकिन पैरा थोड़ा सा कम मैग्नेटाइज होता है और फेरो थोड़ा सा ज़्यादा। डायो के उल्टा पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, पारा वीकली अट्रैक्ट और फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट। वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होता है। मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और दूर में कम। यहाँ पर भी हम बॉल वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर मतलब दोनों मैग्नेट को कम दूरी पर रखते हैं तो बीच में उभार होता है और दोनों मैग्नेट के बीच में दूरी हम बढ़ा देते हैं तो बॉल वाला प्रयोग में ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग अरेंज होगा, पारा धीरे धीरे अरेंज होगा और फेरो थोड़ा सा जल्दी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इसका जो मतलब ये अरेंज होगा along the direction of external magnetic field और मैग्नेटिक फील्ड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और बाहर कम। इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। और यहाँ हम लिख सकते हैं म्यू आर बराबर V/V नोट। काई एम मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम स्मॉल पॉजिटिव, काई एम लार्ज पॉजिटिव होगा, काई एम। और ये टेम्परेचर पर मैग्नेटाइज होते हैं, कम टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर का इस पर प्रभाव पड़ता है। कोलोस थ्योरी लॉ उसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर थ्योरी से। पैरा के मैग्नेटाइज ये सब को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी का उपयोग किया जाता है। जब तक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक मीटर मैग्नेटाइज नहीं होगा। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर एक ही दिशा में मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस अलग अलग डोमेन अलग अलग दिशा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से डोमेन खत्म हो जाता है, अर्थात डोमेन अरेंज हो जाता है। इसका व्याख्या हम डोमेन थ्योरी से करते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का, फिर मैग्नेटाइजेशन का। जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते फिर उनमें डोमेन नहीं बनता है। तो उसके बाद ये फेरोमैग्नेटिक को हम आराम से इसको समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे मूव फ्रॉम वीकर टू ए स्ट्रॉन्गर फील्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, आयरन कोबाल्ट ये सब इसका उदाहरण है। और दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड